हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। उसी एग्जामिनेशन में 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को एकदम स्पेशल तरीके से बनाने के लिए आज ये वीडियो आपको देखना जरूर चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं जिसको देख के आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि आज 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं वो कैसे हैं और क्या हैं, इसको जरूर देख के जाइए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहले क्वेश्चन में आपके सामने लिए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक निकाले। अब इसको कैसे आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है ये भी हम यहां पर सिखाने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एकदम स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट आराम से समझा सके। इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले सॉल्व आप चौथाई के बाहर लिख लेंगे और इसके बाद जैसे जैसे बताते हैं वैसे आप फॉलो करेंगे। पहले आप यहां यूज करेंगे यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय का होती है, तो आप लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब आपको यह पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है वो क्या होता है। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है आइए हम बताते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर BQ प्लस R, जहां पर हम लोग जानते हैं कि R जो होता है बाबू ये शेषफल होता है। करना कैसा है? तो यहां जो 2 नंबर्स दिख रहे हैं 306 और 657, इसमें से जो बड़ी संख्या है उसे आप रखेंगे a के स्थान पर, अर्थात भाज्य के स्थान पर, जो कि मेरे पास कितना है 657। अब क्या करेंगे? b जो आपको यहां दिख रहा है जिसे हम भाजक के नाम से जानते हैं, उसके जगह पर आप दूसरा नंबर रखेंगे जो छोटी संख्या है, और वो संख्या कितना है बाबू? तो 306। अब आपको यहां पर मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? तो 306 में क्या से गुना करेंगे? कौन सी ऐसी संख्या लेंगे जिसको गुना करेंगे तो या तो 657 आ जाए या 657 से कम आए। आपको यह सोचना है। तो हम आपको बताते हैं यहां आपको 2 से गुना करना चाहिए, क्योंकि 2 से जब गुना करेंगे 306 में तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 612, जो कि 612 जो है आपके 657 से कम है। तो 2 से गुना करने पर जब 612 आता है तो इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा ताकि 657 आ जाए? तो आप कहेंगे कि सर 45 हमें और ऐड करना होगा, तो 45 आप और ऐड कर दीजिए। अब इस तरीके से आपको मैनेज करना है। इसको क्रॉस करने के बाद जो बचा उसको आपको आगे लिख देना है, और इसके बाद अगले क्रम में क्या करना है? कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, कहीं भी गलती ना हो। आपके सामने ये जो अंक है जस्ट आपको ऐसे लेना है। कैसे? तो 306 को ला देना है a के स्थान पर, अर्थात इसे बना लेना है भाज्य, और 45 जो है इसे बना लेना है मेरे प्यारे बच्चों भाजक। बस इस वाले अंक को ऐसे करके ला देना है। अब फिर से सोचिए, 45 में क्या से गुना करेंगे कि या तो 306 आ जाए या 306 से कम आए, ये सोचिए। तो 45 में इस बार क्रॉस करना पड़ेगा आपको 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 270। अब 270 में क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि 306 आए? तो आप कहेंगे सर 36 जोड़ना होगा, और ये काम लगातार करते जाएंगे तब तक जब तक कि शेषफल अर्थात R का जो वैल्यू है ये 0 ना आ जाए। ये क्रम आपको ऐसे करते जाना है। चलिए इसके बाद और क्या करेंगे? इसके बाद आपको 45 और 36 के बगल में लाना है। 45 आ जाएगा भाज्य के रूप में और 36 आएगा भाजक के रूप में। अब 36 में क्या से गुना करेंगे? 45 होगा या 45 से कम? तो कहेंगे अगर 2 से ले जाते हैं तो 36 दूनी हो जाता है 72, जो कि 45 से ज्यादा होता है, तो आपको एक बार में लेना होगा। तो बचेगा कितना शेषफल बाबू? 9। तो आगे 9 लिख देंगे। जस्ट अगला ये तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो 36 यहां आया और 9 हो जाएगा भाजक में। अब सोचिए 9 में क्या से गुना करेंगे? या तो 36 या तो 36 से
कम। तो इस बार देखिए बाबू मेरे 4 बार में गुना करते हैं तो मेरा शेषफल क्या बच जाता है 0। अब जब इतना कर लिए आपको आंसर यही मिलने वाला है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर जिस अंक में कट गया उसका भाजक ही आपका महत्तम समापवर्तक होगा, जिसको आप बगल में या फिर नीचे हम कहेंगे कि ये बगल में ऐसे लाइनिंग देके कभी आंसर ना लिखें, एकदम गलत है। लेकिन हम आपको बगल में लिख के दिखा देते हैं, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह खत्म हो गया है। नीचे अगर आपका जगह खत्म होगा अगले पेज में लिखेंगे, लेकिन बगल में ऐसे लाइनिंग देके कभी नहीं लिखेंगे। तो लास्ट में लिख लेंगे अतः महत्तम समापवर्तक, और इस प्रश्न का महत्तम समापवर्तक कितना होगा 9, और ये होगा इस तरीके का आंसर। इतना बाबू कर लोगे ना 2 नंबर पक्का मेरा चैलेंज है, कोई नहीं काटेगा तुम्हारा, एकदम नहीं काटेगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसे देख सकें। दिखाते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, सारे क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको YouTube पर कभी नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन दिखाइए क्या है। सेकंड क्वेश्चन, समीकरण निकाय 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि यहां पर बोल दिया गया। अब ये कैसे हल होता है एकदम समझाएंगे आपको। जब चैलेंज कर ली है कि सफलता आपको दिलाएंगे तो दिलाएंगे ही। आपको क्या करना है, पहला समीकरण नोट कर लेना है जो कि है 2x + 3y और इसका मान है 11। आपको इसमें से किसी एक चर का मान निकालना है, या तो x का या तो y का। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके हम x का मान निकालने जा रहे हैं। x का मान निकालेंगे तो 3y भेज देते हैं RHS में। 3y को जब RHS में भेजेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां पर कि लिख पाएंगे 11 और ये भेजा तो -3y। अब यहां से x को 2 को भेजिए तो x का वैल्यू आएगा 11 - 3y और इसके बटा में गुना में था तो बटा में आएगा 2। अब इसे मान लीजिए समीकरण 1। ये प्रतिस्थापन विधि बता रहे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरा समीकरण यूज कर लेना है। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा समीकरण क्या है देख लीजिए, यहां पर दूसरा समीकरण था मेरे पास। समीकरण है 2x - 4y और इसका वैल्यू है -24। अब इसमें इस x के मान को यहां पर पुट कर दीजिए। आपको लिखना होगा x का मान प्रतिस्थापित करने पर जो बता रहे हैं यही पॉइंट आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में, कोई भी गलती नहीं करेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलती नहीं करेंगे प्रतिस्थापन करने पर। अब इसको प्रतिस्थापित कीजिए, देखिएगा कैसे करते हैं। तो 2x का वैल्यू रख लीजिए यहां समीकरण 1 से देख के, जो है 11 - 3y और बाई 2, आराम से ऐसे रख दिए। इसके बाद -4y और इक्वल टू वैल्यू है -24। अब इसको क्या करते हैं, 2 से आप इस 2 को कटा सकते हैं, कैंसिल कर दिए। बाकी सॉल्व कीजिए। बाकी सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए आपके सामने बचा 11 - 3y और माइनस में बचा है 4y और बराबर का वैल्यू है -24। आपको बगल में ऐसे करके लिखना नहीं है, लेकिन हम जगह कमी के कारण लिख देते हैं। आप एग्जामिनेशन में एकदम मत लिखिएगा। अब देखिए 11 भेजिए RHS में, ये दोनों मिलके हो गया -3y और -4y, ये दोनों मिलके मेरे प्यारे बच्चे हो गया -7y और -24 है RHS में, पहले यहां से ले गए 11 जो आएगा माइनस में, यहां -24 था। अब इसको हल कीजिए, यहां से -7y हो गया और -24 और -11 आपके पास हो जाते हैं कितना, ये हो जाता 35। माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसलिए y का वैल्यू हो गया 35/7। कटा देंगे, 5 बार में कटेगा। y का मान मेरे प्यारे बच्चों आ गया 5। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करना है, इस y का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। ध्यान से समीकरण 1 में रखना है आपको, समीकरण 1 में। उसके लिए आप लोगों को दम आराम से लिखना होगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर इस तरीके से आपको लिखना है अपने एग्जामिनेशन में। एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो और अगले दिन के एग्जाम में आप पक्के अंक ला सकें। तो x बराबर था मेरे पास 11 - 3y और उसके बटा में था बाबू 2। अब यहां पर आपको y का वैल्यू रख लेना है। अभी y का वैल्यू कितना लाए थे, y का मेरे प्यारे बच्चों लाए थे 5
और इसके बटा में 2। हल कीजिए। 5 से 15, 11 में से 15 को घटाइए तो मेरे प्यारे बच्चों बचा -4 और बटा में आ गया 2। 2 से घटाते हैं तो आपको मिल जाता है -2। अब लास्ट लाइन ये जरूर लिखेंगे, अतः x बराबर -2 और y बराबर मेरे प्यारे बच्चों हो गया, और वो हो गया था कितना, तो ये हो गया था मेरा 5, और ये हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो इतना काम करना है। अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं। अगला प्रश्न क्या लिए है आपके लिए, अगला क्वेश्चन, जल्दी से सिमसिम आ जाओ। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आ गया है स्क्रीन पर। बताइए इसका जवाब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से सारे सवालों का जवाब देना है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करना है बाबू। अब शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये समझाते हैं हम आपको। एकदम आराम से आप वर्ड लिख लेंगे सॉल्व। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर लिखना है, ना कि लिखना है क्वेश्चन। पहले हम यहां लिख लेंगे द्विघात बहुपद, दम आराम से लिखिएगा। द्विघात बहुपद का वैल्यूएशन कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये है x² + 7x है और +10। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको गुणनखंड से बनाइए, जल्दी से बन जाएगा क्वेश्चन एकदम आसानी से। गुणनखंड कैसे करेंगे, आपको बीच वाले पद को इस वाले पद को तोड़ने के लिए 2 अंक सोचने हैं। जिसको गुना करें तो 10 आ जाए और जोड़े तो 7 आ जाए। 2 आपको संख्या वैसे सोचने हैं, यह हम रफ कर रहे हैं, ऐसे इसको नोट नहीं करेंगे। तो गुना करने पर 10, जोड़ने पर 7, ये आएगा 5 और 2। अब क्या करेंगे आप, बीच वाले पद को 5x और 2x में तोड़ लेंगे और लास्ट का जो टर्म है जैसा है वैसे लिख देंगे। अब इनमें से कुछ कॉमन करेंगे, जो भी आपको टर्म कॉमन मिल जाता है तो कॉमन कीजिए। x कॉमन कीजिएगा तो x + 5 बचेगा, और यहां से दोनों जगह से कॉमन कीजिए जो आपको कॉमन मिलता है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन करेंगे x बचेगा, यहां से कॉमन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 बचेगा। अब ध्यान दे लीजिएगा, ये दोनों जो क्वेश्चन में आपके सामने टर्म आए हैं ये इक्वल होने चाहिए। अब इस इक्वल वाले टर्म को भी आप कॉमन कर लेंगे यहां से, तो यहां और यहां बचेगा x + 2। अब जब ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, ये रफ काम था, इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे लिखना है यदि। अब इसको शून्यक निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, शून्य। तो टर्म को शून्य के बराबर करेंगे, तो x + 5 को शून्य के बराबर करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है x का वैल्यू -5। बगल में यदि x + 2 को शून्य के बराबर करते हैं, क्योंकि जिसका शून्यक निकालना है उसी को शून्य के बराबर करना है, ध्यान रखेंगे। तो आपके पास यहां से वैल्यू आ जाएगा x का मान -2, और इस तरीके से आपके फाइनल वैल्यू आ गए x का वैल्यू -5 और वहां -2। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके सामने है 4 नंबर में। 4 को देखिए और इसका सवाल का जवाब दीजिए क्या होता है। देखते हैं। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद जो है 9 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये समांतर श्रेणी से क्वेश्चन लिए हैं हम आपके सामने। देखिए सॉल्व करके बताते हैं कैसे आप हल कीजिएगा। तब आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जो बता रहे वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर या फिर पदांतर भी लिख सकते हैं, और सार्व अंतर d है। आपको पहले इसको लिख लेना है, उसके बाद नीचे लिखेंगे तो प्रश्न से। ध्यान से समझिएगा जो आपको कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं। प्रश्न से, अब प्रश्न से हमें क्या मिला, तो तीसरा पद मिला है 5। अब समांतर श्रेणी जो होता है उसमें तीसरा पद कैसे लिखते हैं, तो तीसरा पद लिखने के लिए a लिखेंगे और जितना पद लिखना उसमें से एक संख्या कम कर देंगे 2d के तहत। तो a + 2d का वैल्यू मेरे पास हो गया प्यारे बच्चों 5, और 7वां पद है 9, तो इसको लिख लेंगे a + 8d। 9वां पद है इसलिए, सॉरी 7वां पद है, माफ कीजिएगा 7वां पद है, तो यहां लिखेंगे 6d और इसका वैल्यूएशन लिख लेंगे 9।
अब इसे मान लीजिए समीकरण 1, इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जिस विधि से रैखिक समीकरण सीखे हैं उस विधि से आप इसे आराम से सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं हम आपके सामने। a प्लस 2d का वैल्यू है मेरे पास 5 और a प्लस 6d का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 9। अब इसको आपस में घटा देते हैं, माइनस चिन्ह बदलेंगे, a से a कैंसिल होगा, 2 में से 6 घटा तो बचा -4d और 5 से 9 घटा तो -4। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, d का मान 1। अब क्या करेंगे, d का मान 1 आ गया, अब d का मान करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। आप दम आराम से नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में अगर मान रखते हैं किसका, d का, तो समीकरण 1 है मेरे प्यारे बच्चों a प्लस 2d का मान है 5। अब यहां पर d का मान रख लीजिए, तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। बगल में देख लीजिए क्या लिखते हैं, यहां पर देखिएगा, अगर 2 एकम 2 से 1 में गुना करेंगे 2 होगा, RHS में भेज लीजिए, तो यहां से a का वैल्यू मिल गया 5 माइनस 2 और इस तरीके से a का मेरे पास मिला बच्चों 3। a का मान मिल गया 3 और d का मान मिल गया कितना, 1। a और d निकाल लिए, पूरा खानदान बता दीजिएगा इस समांतर श्रेणी का। इतना आपको पहले कर लेना है। अब आपको क्या करना था, समांतर श्रेणी बताना था। समांतर श्रेणी कैसे बताया जाता है, तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः अभिष्ट समांतर श्रेणी, अभिष्ट समांतर श्रेणी। और अभिष्ट समांतर श्रेणी कैसे लिखते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे करके आप इसको डॉट डॉट करके लिख देंगे। अब a का मान मेरे पास कितना आया था, तो a का मान बाबू अभी निकाले थे और a का मान कितना आया था, तो a का मान मेरे पास आया था प्यारे बच्चों 3। अब d का मान कितना आए थे, d का मान 1 लाए थे, यहां पर a का मान हम रख लेंगे, a का मान प्यारे बच्चों आया था 3 और d का मान आया था 1, डॉट डॉट कर लीजिए। इसका मतलब आया 3, 3 और 1 हो गया 4, और देखिए 2 एकम 2 और 3 हो गया 5, और इस तरीके से हम कर सकते हैं डॉट डॉट, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। इतना आपको करना है अपने एग्जामिनेशन में। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने 5 नंबर में है। प्यारे बच्चों इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, k के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। इस बार मूल बराबर करना है। पहले आप सॉल्व कीजिए, क्या करना होगा सॉल्व करने के लिए दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहां से नोट कीजिए द्विघात समीकरण, ऐसे ही बनाना है आपको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो द्विघात समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण इस प्रश्न में दिया गया है। अब बताना है कि k जो है यहां पर, इस k का मान कितना होगा कि मूल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो मूल बराबर कब होते हैं, तो जब किसी द्विघात समीकरण का विवेचक 0 के बराबर होता है। तो आपको सबसे पहले यहां क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, d निकालना है। d का फॉर्मूला कई बार आपको समझा चुके हैं, होता है b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac का मान रखिए, b के जगह पर देखिए k है तो k का स्क्वायर। उसके बाद आपको दिखाना है यहां पर माइनस 4a का मान देखिए 2 है और c का मान मेरे प्यारे बच्चों है 3। अब इसको दम नॉर्मली तरीके से हल कीजिए तो आएगा k² माइनस 4 दूनी 8 और तरीके 24। अब यहां पर लिखना है, चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं या बराबर होंगे यदि, जैसे ऐसे बता रहे वही फॉलो करना है, दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं याद करना है आपको। यदि d इक्वल टू 0, अब यहां पर क्या करिए, d का मान जो आपके सामने है उसे रख लीजिए, तो k² माइनस 24 बराबर 0। अब इसको नॉर्मली तरीके से सॉल्व कीजिए, 24 भेजिए RHS में, तो k² का वैल्यू आ जाएगा प्लस 24। देखिए बगल में यही सॉल्व करके दिखा देते हैं। अब स्क्वायर भेज लीजिए, तो अगर आप स्क्वायर भेजते हैं तो k का मान आ जाता प्लस माइनस रूट 24। चूंकि स्क्वायर को जब RHS में भेजते हैं ना बाबू, तो प्लस माइनस रूट आता है।
अब आपको 24 का खंड करके वर्गमूल निकाल लेना है, क्योंकि 24 का डायरेक्ट वर्गमूल नहीं होता है। तो 24 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो आपको अब मिल जाएगा बाबू 2√6, और इस तरीके से इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। इतना काम करना है आपको अपने एग्जामिनेशन में। चलिए इसके बाद 6 नंबर दिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से बने रहेंगे। सारे टाइप का क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, एकदम हिलेंगे नहीं और स्किप तो वीडियो करेंगे नहीं आप। 6 नंबर देखिए, 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रश्न है कि दिए हुए आंकड़े 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ये माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है ये देखिए, सॉल्व कैसे करना है ये आपको सीखना है। सॉल्व करने का हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं एग्जामिनेशन में। पहले आप एक संख्या लिख लीजिए, दम आराम से लिख सकते हैं दी गई संख्या या दी गई आंकड़े लिख सकते हैं आप। दी गई आंकड़े की वैल्यूएशन कितना है? 18 है, 13 है, 17 है, 12, 16 और बाबू मेरे 19 है। अब आपको क्या करना है, इसको क्रम में सजाना है, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आप लिख ले सकते हैं। चलिए हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते, इसको आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर लिखने का मतलब कि सबसे पहले छोटा लिखना उसके बाद बड़ा लिखना है। तो पहले मिल जाएगा 12, उसके बाद मेरे पास बच्चों मिल जाएगा 13, 13 के बाद हमें मिल जाएगा 16, 17, 18 और 19। जो भी आंकड़े होंगे ऐसे ही आपको निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, माध्यिका निकालनी है। देखिए माध्यिका निकालने का एक कॉन्सेप्ट, अगर आपको मध्य की संख्या मिल गई, बीचों बीच वाली संख्या, वही हो जाएगी माध्यिका। लेकिन अगर मध्य की संख्या नहीं मिली तो आप एक नहीं बल्कि 2 मध्य की संख्या निकालेंगे। वहां से चलिए 16 और 17 2 मध्य की संख्या, इधर भी 2 छूटे इधर भी 2 छूटे। तो आपको क्या करना है कि जब 2 मध्य की संख्या मिल जाएगी तो उनको जोड़ के आपको आधा कर देना है, वही होगा माध्यिका। और अगर 1 नंबर मिल जाते हैं माध्यिका, मतलब एक ही बीच में मिलता है, वही हो जाएगा माध्यिका। लेकिन ध्यान रखिए सजाने के बाद ऐसा करना है। 16 और 17 जोड़ देंगे, आपके पास मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 33, और 33 को 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 16.5, और होगा इस प्रश्न का ये आंसर। इतना आसान 2 नंबर देने के लिए आप लोग के लिए काफी है। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, देख लीजिए, और अगला प्रश्न आपके सामने है 7 नंबर में। सवाल क्या है देखते हैं। किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होते हैं, और इसी के लिए हम लोग डरे हुए हैं कि सर ये होगा वो होगा। एकदम हम अगर आपके साथ हैं तो दम घबराना नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दम आराम से देखिए सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले जब भी कभी भी बेलन का व्यास दिया रहे आप उसको त्रिज्या में बदलेंगे, बिना कुछ किए लिख लीजिए बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, तो आप लिख सकते हैं व्यास बटा में 2 या d/2 भी लिख सकते हैं। व्यास का मान है मेरे प्यारे बच्चों 42, 2 से भाग लगाइए 21 बार में कटा, अर्थात 21 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है बच्चों, तो ये 10 सेंटीमीटर दिया है उसकी ऊंचाई, लिख लीजिए, तथा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है प्यारे बच्चों, तो ये है 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए, लास्ट में लिख लीजिए अतः बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे πr²h। अब पाई का मान सब लोग जानते हैं 22/7 होता है। त्रिज्या r त्रिज्या ही कहलाती है। त्रिज्या का वैल्यू देखिए अभी 21 लाए थे, स्क्वायर है इसलिए इसे 2 बार आपको लिख लेना होगा। और h ऊंचाई का मान देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10 है, तीसरे रख लीजिए 10।
कैलकुलेट कर लीजिए। 7 से इसको घटा देते हैं तो 3 बार में कटा, और बाकी को अब कर लेना है कहीं रफ में आराम से गुना। चलिए देखिए, 21 से 3 में गुना करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों होता है 21 से तिया हो जाता है 63। अब 22 से इसमें गुना कर लीजिए, 22 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 126 जोड़ दिए 6 8 12 और 1 13, और 10 से गुना करना है तो लास्ट में इसको 0 बैठा लीजिए। अर्थात टोटल मेरे पास बच्चों आया 13,860, और अगर आयतन निकाले हैं तो आपका मान आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। इतना आसान है, ये कहीं रफ में कर लीजिएगा, ये काम यहां पर आपको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। 8वां प्रश्न आपके पास क्या है, 8वां आ गया है स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। दो संख्याओं का मसा 145 तथा लसा 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान निकाले। कितना आसान क्वेश्चन, बड़ा है लेकिन एकदम आसानी से बनेगा। कैसे बनाना है आपको ये दिखाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर है पहली संख्या दूसरी संख्या का सूत्र याद होना चाहिए। आप लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, या गुणन भी लिख सकते हैं केवल, ये बराबर होता है उसके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के। मतलब महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। ये बेसिक सा सूत्र है जो आप कभी ना कभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं इसको। अब आपको करना क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में एक संख्या तो मेरे पास है जो है 725, और दूसरी संख्या को आप अपने से कुछ नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हम x, तो x दे लिए। मसा और लसा कितना है, तो देखिए बाबू मेरे मसा है 145 और लसा कितना है 2175। 2175 का मान हम ऐसे रख लिए। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। 725 भेज लेंगे आरएचएस में, तो x का मान मिलेगा 145 गुने 2100, ये मिल जाएगा 2175, और उसके नीचे हम लिख सकते हैं 725। अब इसको ध्यानपूर्वक दम नॉर्मल तरीके से कटा लेंगे। देखिए कैसे कटाते हैं। इसको कटा लेते हैं तो 5 से कटाते हैं तो 5 एकम 5 होता है, 2 22 बचा, पंचों के हुआ 20 और 50 25। और अगर आप इसे 5 से कटाते, देखिए 145 मिल गया, ये बाद में कटाएंगे, इसको 5 से कटा लेते हैं तो पंचों के हो गया 20, 1 7 17, 5 3 15, 2 50 25। अब 145 से देखिए 145 कट गया, मतलब मेरे पास x का मान कितना आएगा बच्चों, तो आ गया 435। अर्थात दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो कितना होगा 435। इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में आइए। 8वां क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देख ले 9वां, देखिए 8वें के बाद 9वां आ गया। 9, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रायिकता से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आइए दिखाते हैं हम आपको, ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, ये दोनों बात बराबर होती है बच्चों। तो पहले आपको 2 सिक्कों की टोटल संभावना पता लगानी है। चूंकि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावना, आप पहले पता लगा लेंगे कि 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावना कितनी होती है। तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, या हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल आए, ये हो सकता है कि पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों दोनों पर टेल आ जाए, ये तो हो सकता है। अब आपको क्या करना है ये देखिएगा। इसका मतलब कि कुल संभावना की संख्या कितनी हो गई, इसको हम लोग नंबर ऑफ एस बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4। इसके बाद आपको निकालना है जिसकी प्रायिकता पूछी गई है। तो कम से कम एक चित को बाबू हेड कहते हैं, याद रखना। चित को क्या कहते हैं, हेड, और टेल को पट।
तो कम से कम मतलब एगो हेड होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, एक से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि घटना कम से कम लिख लेंगे, कम से कम एक चित्त की संख्या, इसको हम लोग दर्शाएंगे तो इसको दर्शाते हैं नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ ई। अब कम से कम एक, देखिए इसमें कम से कम एक हेड है, एक हुआ, यहां पर कम से कम एक हेड है, देखिए दो हुआ, कम से कम एक हेड है, मतलब इसकी संख्या कितनी मिली हमें? 3। देखिए इसमें कोई भी हेड नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अब प्रायिकता निकाल देनी है, लिख देना है अतः अभिष्ट प्रायिकता। दम आराम से लिखिएगा, कोई अकबकाहट नहीं है। अतः अभिष्ट प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला एकदम बेसिक तरीके का होता है। प्रायिकता P बराबर होता है NE बटा में NS, और NE और NS का मान क्रमशः कितना है? 3 और 4। तो आप लिख लेंगे 3 बटा में 4, और यही हो गया बाबू इस प्रश्न का आंसर। इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा करना ही नहीं आपको। 2 नंबर आराम से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे लड़ जाएंगे बिहार बोर्ड के साथ, आपके साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो दिखाते हैं हम आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, और अगले प्रश्न में हमारे पास आ गया है 10 नंबर। और जवाब देते इसका, तो आप तेज करेंगे क्वेश्चनों को। किसी घन का एक विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए सॉल्व करके बताते हैं कैसे करेंगे। दम आराम से हम लिख लिए सॉल्व। इसके बाद सबसे पहले आप क्या कीजिए, घन का विकर्ण दिया हुआ है, वहीं से आगे शुरू करते हैं। चूंकि घन का विकर्ण किताब के अनुसार विकर्ण का मान दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार 9√3 सेंटीमीटर। ऐसे विकर्ण का सूत्र क्या होता है याद रखना होगा। ये मेरे प्यारे बच्चे होता है √3L, जहां L उसकी प्रत्येक भुजा है। अब ये हो गया 9√3। अब देखिए √3 से √3 को कटा सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों L का मान कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। अर्थात घन का एक किनारा जो हो गया प्यारे बच्चों वो हो गया 9। अब आपको क्या करना है, उसका निकाल देना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू मेरे क्या होता है? 6L²। अब वैल्यू रख लेंगे। 6L का मान आपके पास 9 है, 9 को 2 बार कर लेंगे। दम आराम से 9 9 गुना कीजिए 81, 81 से 6 में गुना कर लीजिए, तो 6 कम 6 8 के 48, मतलब मेरा प्यारे बच्चों मिला 486 और सेंटीमीटर। चूंकि क्षेत्रफल निकाले हैं स्क्वायर में लिखेंगे, आयतन निकाले होते प्यारे बच्चों क्यूब में लिखते। ये होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए इसके बाद दिखाते हैं प्यारे बच्चों 11 नंबर। 11 देखिए क्या है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्या होता है इसका जवाब। 11 को देखते हैं। प्रश्न प्यारे बच्चों की उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब एक और ज्यामिति कर क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दिखाते हैं इसका सवाल का जवाब कैसे देंगे आप। चलिए सॉल्व करके बताते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, व्यास दिया हुआ है, तो सबसे पहले व्यास को करना होगा चेंज त्रिज्या में। एकदम घबराना नहीं है, दम टिके रहना है वीडियो में अंत तक। व्यास कितना है? 14। तो सबसे पहले आप अर्धगोले की त्रिज्या निकालिए। अर्धगोले की त्रिज्या, पहले त्रिज्या निकाल लेना है क्योंकि व्यास पर कभी सवाल नहीं बनते हैं। और त्रिज्या कैसे बताए थे? तो व्यास का कर लेना होगा बाबू मेरे आधा। तो व्यास है 14, आधा कीजिए, मिला कितना प्यारे बच्चों? 7 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लेना है। अतः अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद होना चाहिए। एकदम सूत्र सारे कंठस्थ कर लीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों 2πr²। 2
पाई का मान हम रख दिए 22/7। त्रिज्या आर का मान देखिए 7 आया है, 2 बार लिखना है चूंकि ए स्क्वायर है। अब एक 7 से देखिए 7 कट गया, बाकी गुना कीजिए तो 7 दूनी 14, 14 को गुना कर लेंगे 22 से, तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 हो गया 308। मतलब मेरे प्यारे बच्चों जवाब मिल गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल था ए स्क्वायर में आंसर होगा। निकलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आ गया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। और प्रश्न हम थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन हम आपको समझा देते हैं क्या है। प्रश्न बोला गया है यदि सेक थीटा का मान 13/12 है तो आपको इसका मान त्रिकोणमिति के इस मान को निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे। त्रिकोणमिति एकदम आसान है और आप मजे से पढ़े भी होंगे, क्योंकि आपके पास सेक थीटा का मान दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और सेक थीटा का मान है 13/12। अब क्या करेंगे, आप सेक थीटा का रेशियो फॉर्मूला अनुपातिक सूत्र याद करेंगे। अनुपातिक सूत्र क्या होता है, तो सेक का अनुपातिक सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार। अब अगर मान लीजिए कि आपके सामने समकोण त्रिभुज में कर्ण है 13, आधार है 12, तो आपको आधार की आवश्यकता लंब की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप अपने पाइथागोरस ट्रिक से लंब याद कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो लंब बराबर होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। निकालिए जल्दी से। कर्ण का मान देख लीजिए कितना है, तो कर्ण का मान मेरे प्यारे बच्चों 13 और इसका मान है 12। अब 13 में से 12 को घटाइएगा तो क्या होगा, स्क्वायर करके ये 169 और ये 144। घटाइए जल्दी से, घटाइएगा तो ये आपको मिल जाएगा 25, 25 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों क्या मिला 5। तो लंब का मान कितना मिल गया 5। अब इसी मान को क्या करना है, यहां पर हम सुविधा के लिए लिख देते हैं 5। ये बनाना नहीं आपको चित्र, बस केवल हम सुविधा के लिए, ताकि इसको इरेज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे बढ़ाते हैं। आपको आगे कैसे हल करना है, अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कि जितने का मान निकालना उतना को लिख लीजिए। तो निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इसके बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको आप हल कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा ना, जल्दी बनेगा, आसानी से बन जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको ऐसे, चूंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होता है, और नीचे वाले को करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉस बाई साइन मेरे पास होता है प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान सोचिए, रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का रेशियो फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है आधार बटा में लंब। अब आधार और लंब देखिए, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। आपको ऐसे रख देना है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देना है। 12 का स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 144 और इसका स्क्वायर हो गया 25, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। इतना काम करना है दम बेसिक तरीके से। चलिए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है 13 नंबर में। 13 का जवाब देखते हैं क्या होता है, कितना होता है। देखिए ध्यान से, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करके बताना है। आइए इसको तो दम सॉल्व करेंगे, दम बेसिक, एकदम मजा आएगा आज, एकदम मजा आएगा। अंतिम तक वीडियो देख के जाइए, बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो कल का एग्जामिनेशन आपका अच्छा नहीं होगा। क्या निकालना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस निकालना है बाबू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस सबके मान आपको पता होना चाहिए, मान पता है, महाराजा हैं आप। 2 गुना tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2 स्क्वायर दे दीजिए, चूंकि स्क्वायर है देख लीजिए। sin 60 का मान, sin 60 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों √3/2, इसका कर लीजिए स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कीजिए 1 होगा, 2 से गुना कीजिए टोटल 2, इसका स्क्वायर कीजिए 1/4 और यहां स्क्वायर कीजिए तो 3/4। अब इसको सारे को ऐड कर लीजिए।
4 एलसीएम हुआ, यहां से होगा 4 दूनी 8 प्लस 1 प्लस 3, तो 8 1 9, 9 और 3 कितने हो गए बच्चे 12, 4 से भाग लगाइए 3 बार में कटा, आंसर कितना हुआ 3। इतना आसान, इतना जल्दी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। एकदम आसान आसान प्रश्न लेके आए हैं आज, और ऐसा ही आपके एग्जामिनेशन में होने वाला है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिए 14 नंबर को। 14 है मेरे प्यारे बच्चों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण जो होता है 30 डिग्री है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का जो जो मान दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, केंद्र कोण लिखा हुआ है, केंद्रीय कोण जैसा है वैसे लिख लिया जाता है। इससे क्या होते हैं कि आपको एग्जामिनर जो है ना वो अच्छे अंक देता है, एकदम घबराना नहीं है। केंद्रीय कोण है कितना डिग्री, 30 डिग्री। आपको यहां पर अपना फॉर्मूला यूज कर लेना है, जो फॉर्मूला होता है। और मेरे प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला होता है याद कीजिए, तो फॉर्मूला होता है किसका, त्रिज्यखंड का। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का मेरे प्यारे बच्चों होता है क्या, बताओ जल्दी, ये होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या रखोगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटा में 360, पाई का मान मेरे प्यारे बच्चों 22/7। आपको 22/7 ही यूज कर लेना है एग्जामिनेशन में। और उसके बाद आर त्रिज्या का मान 6 है, इसे लिख लीजिए 2 बार, चूंकि स्क्वायर है। कटाइए 1 0 से 1 0, ये कटाइए 6 6 के 36, 6 से इसको कटा सकते हैं। अब नहीं कटा, बाकी आपको गुना कर देना है। तो 22 से 6 में गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 132 और बटा में आ गया 7। आपको भाग नहीं लगाना है, 2 के अलावा कोई संख्या और आ गया एग्जामिनेशन में भाग नहीं लगाना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है वो दिखाते हैं। और ये रहा आज का मेरा अंतिम क्वेश्चन, जो कि आपके सामने किससे है, प्रायिकता से है। 15 नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये कैसे बनेगा आइए सिखाते हैं। एकदम इसमें से अगले दिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होगा, गांठ बांध दीजिए। वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था या कौन सा नहीं समझ में आया था। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा वीडियो नहीं लगा डिसलाइक करके जाइएगा। सॉल्व देखिए, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या, तो पासे पर कुल कितनी संख्या होती है, पहले ये लिखिए, पासे की कुल संख्या। और कुल जो आता है मेरे प्यारे बच्चों प्रायिकता में, वो नंबर ऑफ सम NS कहलाता है। तो पासे में 6 संख्या होते हैं, 1 2 3 4 5 या फिर 6। इसका मतलब NS का मान हो गया 6। उस पासे में जैसे आप यहां लिख देते 1 2 3 4 5 या 6, ये तो संख्या होते हैं ना पासे में, वो लिखना नहीं बस समझाने के लिए है। तथा सम अंक की संख्या, सम अंक कितने होते हैं पासे में, ऐसे ये कहलाएगा NA। सम अंक काउंट करिए, 1 2 3, 3 वो उसमें सम होता है, तो यहां पर उसकी संख्या को काउंट करके लिख दिए 3। अब अतः करके लिख लीजिए जिसकी प्रायिकता निकालनी है, अतः अभिष्ट प्रायिकता। यही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना अपने एग्जामिनेशन में आपको। अभिष्ट प्रायिकता P बराबर आपका होता है बाबू NE बटा में NS। NE का मान देख लीजिए 3 है और NS का मेरे प्यारे बच्चों कितना है 6। अब इसको कटा लीजिए, 3 से कटाइएगा ये 2 बार में कटेगा, टोटल वैल्यू कितना हुआ 1/2, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगले दिन का एग्जामिनेशन सुपर से भी ऊपर जाए, एकदम दुआ करेंगे।
अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।